चलो जी। लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने सीएफटी पढ़ लिया था बेटा। अब अपन सीएफटी का एक एप्लीकेशन भी पढ़ा था, सीएफसी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आज अपने को पढ़ना है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो उनमें जो सबसे पहला इफेक्ट है, एक मिनट रुकना। तो बड़ा देखो ध्यान से, अच्छा जो बड़ा बात करते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग की कौन से फैक्टर आते हैं जो पढ़ेंगे वो है कि कौन से फैक्टर जो सीएफसी को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। हमें उनको पढ़ना है। क्लियर है? तो जो बड़ा सबसे पहले बात करते हैं जो सीएफसी का, अगर आपने फॉर्मूला देखा था तो सीएफसी के फॉर्मूले में आपने देखा होगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डेल आता है 0.4 डेल नॉट 0.68 डेल नॉट 0.4 डेल्टा टी 0.68 डेल्टा टी। तो क्या डेल आता है कि नहीं आता? कि सर सीएफसी में क्या आता है? डेल आता है। क्या आता है बेटा? डेल। तो डेल का बहुत बड़ा रोल है बेटा। अरे बोलो हाँ, ऑक्टेट तो डेल नो, टेट्रा तो डेल्टा टी। तो जो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो डेल है, जिसका डेल ज्यादा होगा उसका सीएफसी भी ज्यादा होगी। अरे बोलो, तो हमें डेल पढ़ते हैं और डेल समझ में आ गया तो सीएफसी भी समझ में आ जाएगा। ये जो डेल है ये हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। क्या देखनी है? कि जैसे अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो उसका डेल बड़ा होगा किससे? ऑक्ट्रा से। और ऑक्ट्रा वाले का किससे बड़ा होगा? टेट्रा से। तो सबसे पहला खेल तो यही खत्म हो जाएगा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन से देख देंगे कि एसपी वाले की सबसे ज्यादा डेल होगी, फिर ऑक्ट्रा, फिर टेट्रा। तो यहीं से पता लग गया जिसका डेल ज्यादा उसकी सीएफसी भी ज्यादा। क्या चीज सबको समझ में बेटा? और इस अपने सिलेबस में इन दो का सीएफसी दिए तो इन दो के लिए अपने को याद भी होना चाहिए कि डेल नोट क्या होता है? 9/4 टाइम होता है डेल्टा टी से, मतलब दुगने से भी ज्यादा। और डेल्टा टी क्या होगा? 4/9। दोनों ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा पूछ सकता है ना। क्या सबसे पहले देख लोगे? तो सबसे पहले क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन। जे आप हाइब्रिडाइजेशन से तय कर जाओ एसपी, ऑक्ट्रा और टेट्रा। इसके बाद में अगर मान लो आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, दो हैं दोनों की एसपी है, दो हैं उन दोनों की ऑक्ट्रा है, या दो तीन है उनकी सबकी टेट्रा है, तब अपने को क्या करना है बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो डेल है, वो प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। आपको जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका डेल ज्यादा। एक आयरन जैसे +2, एक आयरन है +3 है। अरे बोलो चमका क्या? नेक्स्ट वन है जो डेल है वो प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। किसके बेटा? क्या बात क्लियर हुई बेटा? तो सबसे पहले में क्या देखना है? डेल किसके बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ है सेंट्रल मेटल। उसके बाद में क्या देखना है बेटा? डेल किसके प्रोपोर्शनल है? प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर। और बोलो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा, फिर क्या देखा बेटा अपन ने? और बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, और उसके बाद में प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर। तो ये तीन सबके ध्यान रखना बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस फॉलो करना। नेक्स्ट आपको देखना है कि जो डेल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है? डी में। जैसे आपके पास Fe+2 और Fe+3, तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट से हो जाएगा। मोस्टली तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये वाला ऑर्डर हमें जरूरत है नहीं पड़ता, हम सीधे यहां से यहां जंप कर सकते हैं, अपने आएगा ही नहीं। और लास्ट में देखना डेल प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड की जगह लिखो लिगेंड स्ट्रेंथ के। क्या लिखो अपना? लिगेंड पावर ऑफ लिगेंड, पावर ऑफ लिगेंड, ये ज्यादा बेटर वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे निकल का 3d है, प्लेडियम का 4d है, प्लेटिनम का 5d है। क्लियर? 5d वाले का क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे पहले क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में क्या देखोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर सीधा क्या देखोगे? पावर ऑफ लिगेंड। कि सर लिगेंड की पावर का मतलब जो हमें लिगेंड स्ट्रेंथ पढ़ा था, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ क्या होते हैं? वीक। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि सबसे पीछे होते हैं हेलोजन वाले। कौन होते हैं? फिर होते हैं ऑक्सीजन वाले, ये तो वीक थी। अरे बोलो सबसे पीछे हेलोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके आगे नाइट्रोजन डोनर, फिर आते हैं कार्बन डोनर, और सबसे आगे होता है एनओ। कौन होता है? कि सर एनओ में तो नाइट्रोजन डोनर, फिर भी सबसे आगे, फिर भी सबसे। क्या चीज क्लियर हुई? हमें एक सीरीज याद करनी पड़ती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? वैसे मोस्टली वैसे ही देखो, सबसे पीछे कौन है? हेलोजन डोनर। कौन है? यहां तक हेलोजन डोनर है। फिर देखो कौन है बेटा? मोस्टली ऑक्सीजन डोनर। कौन है? और ऑक्सीजन डोनर के बाद में कौन है? नाइट्रोजन डोनर। कौन है? ये ईएन है बेटा ना, नाइट्रोजन डोनर।
और फिर कौन है, कार्बन डोनर। और बोलो कि सर यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, ये कौन है। तो बीच बीच में एक आध फफूंद आएंगी इनका। यहाँ पर भी सल्फर डोनर है, नाइट्रोजन नहीं है। कौन डोनर है बेटा, सल्फर। देखो SCN और NCS, NCS में कौन डोनर है, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन डोनर है तो वो स्ट्रॉन्ग है, सल्फर डोनर में वो क्या है, वीक है। अरे बोलो तो अगर हमसे डेल पूछे तो हमसे पूछे आयोडीन और फ्लोरीन में से किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो हेलोजेंस में याद रखो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अरे बोलो याद हो गया क्या, ये डोनर वाला सिस्टम याद आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। नेक्स्ट वन है कलर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है बेटा, कलर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जो कलर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों होते हैं, इसमें दो रीजन होते हैं। एक होता है डीडी ट्रांजिशन। क्या होता है बेटा, डीडी ट्रांजिशन। क्लियर है कि भाई डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, इसे समझना है। क्लियर है कि तो डीडी ट्रांजिशन अगर आपको समझना है कि होता क्या चीज है, तो अपने पास क्या है, जैसे अपने पास एक डी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल बेटा कैसा है, डिजेनरेट है। और हमें पता है जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है तो तीन तो आपके पास क्या होते हैं, T2G, दो क्या होते हैं, इजी। और टेट्रा होगा तब नीचे दो होंगे, ऊपर तीन होंगे। तो ये वाला कौन सा एंड है, लो एनर्जी एंड, और ये कौन सा है, हाई एनर्जी। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G में। और बोलो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने इस पे एक विजिबल लाइट डाली। कौन सी लाइट डाली बेटा, विजिबल लाइट। क्लियर है, आपको विजिबल लाइट ही डालनी, ध्यान रखना। विजिबल के अलावा डालोगे तो कलर वैसे नहीं दिखना, कलर वैसे ही। जैसे मैं विजिबल लाइट डालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इस लाइट को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से किस में जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। और आपको पता है हाई एनर्जी स्टेट में कोई चीज स्टेबल है नहीं होती, तो वापस क्या आएगा, लो में आएगा। और जब लो में आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसे वापस क्या कर देगा, इमिट। तो ये इमिटेड लाइट है, ये क्या है। और ये कौन सी है, एब्जॉर्ब लाइट। कौन सी है, हमें एब्जॉर्ब लाइट नहीं दिखती, जो वो इमिट करेगा हमारी आंखों को, हमें वो दिखेगा। तो ये लाइट इमिट करेगा आ रही बात में, और ये हमें दिखेगा, ये हमें। तो बेटा हमें एब्जॉर्ब लाइट नहीं दिखी, हमें क्या दिखती है, इमिटेड लाइट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी, तो फिजिक्स में पढ़ लिया, केमिस्ट्री में पढ़ा है। आपने एक चीज जरूर सीखी है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, उसके लिए एनर्जी फिक्स होती है, ना एनर्जी कम लगती ना ज्यादा। तो यहाँ जितना एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे जितनी एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अरे बोलो जैसे आपके पास विबग्योर 7 कलर है, तो जैसे मान लो येलो कलर की जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी डिफरेंस अगर यहाँ पर है तो येलो को एब्जॉर्ब करेगा। भाई यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और मान लो वो किसके बराबर है, येलो लाइट के बराबर है, तो इन सातों में से सिर्फ येलो को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी को एब्जॉर्ब है। क्लियर है, और जब इमिट करेगा तो येलो वाली लाइट में से वापस इमिट करेगा। और बोलो तो एब्जॉर्ब किसको करेगा, येलो को। इमिट किसको करेगा वो बात की बात है। तो बेटा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एब्जॉर्ब लाइट है उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, डेल के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेल के। जितना ज्यादा डेल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब लाइट होगी। और एब्जॉर्ब लाइट की जो एनर्जी है वो हमेशा किसके बराबर होगी, डेल के। अरे बोलो जितना डेल के जो एब्जॉर्ब लाइट है उसकी एनर्जी हमेशा किसके बराबर बोलोगे, डेल। अब हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक लाइट है, कि जैसे मान लो कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए 300 जूल एनर्जी चाहिए। क्लियर है, तो बताओ डेल कितना है। तो जितनी एनर्जी चाहिए उतना तो डेल था। और बोलो कई बार हमें डेल देता है, क्या देता है। और आपको पता है अगर आपको डेल देता है तो आप तो पढ़े हुए हो कि एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल है, डेल के प्रोपोर्शनल है, डेल के बराबर है। प्रोपोर्शनल से बराबर लिखो। और आपको पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, 12,400 अपॉन है लैम्डा, या फिर एच अपॉन लैम्डा। ये प्रोपोर्शनल हटाओ, बराबर लिखो यहाँ पे। क्लियर है, अब वो हमें डेल देता है तो लैम्डा पूछ सकता है, कहते हैं कि डेल इतना है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इतनी है, तो बताओ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई उसकी वेवलेंथ निकालो। तो क्या आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो। अरे बोलो क्वेश्चन समझ में, कई बार एब्जॉर्ब लाइट के लैम्डा देगा तो डेल पूछ लेगा, तो जिसका डेल ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम। तो ये ऑर्डर समझ में आया सबको। अब बेटा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वही लाइट इमिट नहीं होती, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट होता है। उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कि सर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो देखो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको एक गोला सा बनाना है। क्लियर है, और उस गोले में से 3 लाइन खींच लो और शुरू हो जाओ विबग्योर। क्या बेटा, अगर वो ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड, येलो पे वॉयलेट इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो पे येलो। जो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है।
आ रही बात समझ में कि सर अगर मान लो सारी एब्जॉर्ब कर ली तो ब्लैक दिखेगा, कैसे दिखेगा, ब्लैक। और सारी इमिट कर दी तो व्हाइट। ये बात समझ में आई, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो देखो ये मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको और डिटेल्स में जाएं, और किस में जाएं, डिटेल में, कि सर ये 7 कलर थोड़ी और बहुत कलर होते हैं, तो अगर हम इसको और डिटेल में जाएं तो ये कंपाउंड बनता है। क्लियर है? तो कि सर ये मैं कैसे याद करूं, तो अब की बार कुछ मत करो बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको वैसे वैसे बनाऊं, पहले आप क्या करना, वही आपकी लाइन खींच, तो देखो कितनी लाइन खींचनी है, 3 नहीं खींचनी, ढंग से गिन। देखो 1 2 3 4, जो 4 तो ऐसे खींचनी, 5 लाइन खींचनी। अब आप अपने हिसाब से चल लो, ये क्या है, विब। अब पहले तो वॉयलेट इंडिगो एक साथ रखते हैं, ये तुम ऊपर ऊपर ऑब्जर्वेशन है। डिटेल्स में ऑब्जर्वेशन क्या है, वॉयलेट इंडिगो अलग करो, फिर क्या आना चाहिए, ब्लू, फिर ब्लू और ग्रीन के बीच में जगह छोड़ दो, ब्लू और ग्रीन के बीच में, फिर ग्रीन और येलो के बीच में जगह छोड़ दो, फिर ऑरेंज और रेड, और लास्ट में पिंक, लास्ट में। अब येलो ग्रीन के बीच में क्या कर दो, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन के बीच में क्या कर दो, ब्लू ग्रीन। अब आपको एकदम परफेक्ट रहा है, रेड पे कैसा दिखेगा, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन पे कैसा दिखेगा, वॉयलेट, पिंक पे दिखेगा ग्रीन। और बोलो, तो ये एकदम डिटेल से आंसर हो गया। अब आपको और भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो और कितना याद करोगे। क्लियर है? तो अपने को ये याद रखने, समझ में आया सबको। हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, कैसे करना है कि सर एक सर्कल बनाओ, उसके बाद में ऐसे एक लाइन ऐसे खींचो, फिर 4 लाइन खींच दो, कितनी लाइन खींच दो, 4 लाइन। फिर आपके पास शुरू करना, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ब्लू के बाद में जगह ग्रीन, ग्रीन के बाद जगह येलो, फिर क्या आ जाएगा, ऑरेंज, रेड और पिंक, येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर समझ में है? हमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, एब्जॉर्ब कोई और होता है, एब्जॉर्ब कोई, क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब देखो बेटा, हमें ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। ये क्वेश्चन सीख गए मतलब सब सीख गए। क्लियर है? आपको क्या करेगा बेटा, कि आपको ऐसे कंपाउंड देगा, ऐसे क्या देगा बेटा, कंपाउंड, और पूछेगा कि मैच द कॉलम, कि किसका कौन सा कलर है। किस तरह हमें कलर याद करने में, नहीं याद नहीं करने, बस जैसे वो याद रहना चाहिए, जैसे लैब टेस्ट में सिखाया था, फेरोसाइनाइड परसेंट ब्लू कलर का होता है, नाइट्रोसोप्रोसर टेस्ट होता है, वो वोलेट कलर होते हैं, वो तो याद होने चाहिए, वो तो लैब टेस्ट है जो आपको ऑर्गेनिक में सिखाए थे। लेकिन इनके कलर याद नहीं करने, इनको तो मैच द कॉलम करना है। कि सर कैसे करूंगा, भाई मुझे पता है कि ये जो 4 कंपाउंड आपको दिए गए, ये मेरे को विजिबल कलर है, तो मुझे पता है ये तो एब्जॉर्ब हुए ही नहीं होंगे, इनके रेस्पेक्ट में होंगे, वो एब्जॉर्ब हुए होंगे। तो ब्लू कलर आपका विजिबल है, इसका मतलब ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा। और बोलो, ग्रीन विजिबल है, तो इसका मतलब रेड एब्जॉर्ब हुआ है। येलो इसका मतलब वॉयलेट इंडिगो है, और ऑरेंज मतलब है ब्लू। ये कलर क्या है बेटा, मेरे को एब्जॉर्ब हुए होंगे। अरे बोलो, अगर ये कलर एब्जॉर्ब हुए तभी तो दिखाई ये सब कुछ। तो आपको विजिबल कलर हटा के सबसे पहले तो क्या लिखना है, एब्जॉर्ब कलर लिखना है साइड में, क्योंकि हमें इन्हीं का तो पता लगेगा कौन एब्जॉर्ब हुआ है। क्लियर है? कि सर कैसे, मुझे इन सब का डेल निकालना है, क्या निकालना है, डेल। अगर आप इन सब का डेल का ऑर्डर निकालो, तो मुझे पता है ये भाई साहब टेट्राहेड्रल है, इसमें 6 लिगेंड 6 लिगेंड 6 लिगेंड, 6 वाला तो पक्का ऑक्ट्रा है, और 4 वीक लिगेंड पे स्क्वायर तो बन नहीं सकता, क्या बनेगा, टेट्रा। तो इसका मतलब पहले वाला तो सबसे कम एनर्जी का है, क्योंकि मुझे पता है टेट्राहेड्रल वाले की सबसे कम डेल होती है। उसके बाद में मैं क्या देखूंगा, कि ये सब के सब क्या है बेटा, ऑक्ट्रा क्या है बेटा। तो ऑक्ट्रा में मैं क्या देखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या देखूंगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है, इसमें +3 है, इसमें +3 है, इसका मतलब सेकंड वाला खत्म है। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम ही मिलेगा, सेम मेटल है। तो उसके बाद क्या देखूंगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ, क्या देखूंगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ। और लिगेंड की स्ट्रेंथ में इसमें ऑक्सीजन डोनर, इसमें कार्बन डोनर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा है, फोर्थ वाला, कौन सा है बेटा, फोर्थ वाला। अब एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आपको पता है बेटा, यहाँ यही तो है एनर्जी, जिसका डेल ज्यादा है उसको क्या चाहिए बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए। अब लाइट कौन सी है आपके पास, ये 4 है, तो लाइट एब्जॉर्ब हुई। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा एनर्जी का है, कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी का मतलब आपको वीक की ओर पता है बेटा, और ये इनका क्या है, एनर्जी का ऑर्डर यही है। और बोलो, वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और बोलो, तो अब मेरे पास कलर कौन कौन से, एक तो ऑरेंज रहना चाहिए, ऑरेंज रहा, एक रेड रहना चाहिए, एक वॉयलेट इंडिको और एक ब्लू, मतलब ग्रीन अपना है ही नहीं, और येलो एब्जॉर्ब है ही नहीं। इंडिको वॉयलेट में से एक को रख लेते हैं। अपने पास ये 4 ही कलर है, बाकी 3 को तो हटा दिए हमने। भाई इन चारों में से किसी को एब्जॉर्ब कराना है, इन चारों में से मेरे पास सबसे बड़ी एनर्जी का वॉयलेट है, और मैंने इनको कहा कि चारों में से कोई एक एब्जॉर्ब कर लो। तो फोर्थ वाला क्या कहेगा कि कुछ भी हो जाए, सबसे बड़ा कलर मैं एब्जॉर्ब करूंगा।
सबसे बड़ी एनर्जी का कलर मैं एब्जॉर्ब करूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। वो कहता है अगर कोई इनमें योग्य है तो वो मैं हूं। अगर भाई मैं सबसे बड़ी एनर्जी का एब्जॉर्ब नहीं किया तो कोई और एब्जॉर्ब करी, तो ये क्या कहेगा कि मैं वोयलेट इंडिगो वाला मैं एब्जॉर्ब करूंगा। तो अगर ये फोर्थ वाला वोयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब करेगा तो दिखेगा कैसा? येलो। चमका क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट है कि इसके बाद में सेकंड एनर्जी का कौन सा है? ब्लू। तो थर्ड वाला क्या कहता है कि अब कोई योग्य है ब्लू को एब्जॉर्ब करने के लिए तो मैं हूं। तो ब्लू एब्जॉर्ब करेगा, ये तो दिखना है। ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो दिखेगा कैसा? ऑरेंज। देखो आपको उधर से देखना है, ये तो बाद में अपने आप सेट हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है यहां से एब्जॉर्ब करना सोचता है। क्लियर है कि नहीं सर? ये ब्लू, अरे ये तो दिखने वाले कलर है। उधर देखो एब्जॉर्ब कौन सा है? एब्जॉर्ब है। उसके बाद दमदार कौन है? सेकंड। और उधर से कम कलर दमदार कौन है? ऑरेंज। तो सेकंड वाला कहता है मैं ऑरेंज एब्जॉर्ब करूंगा। तो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो अपने आप ही क्या दिखेगा? ब्लू। अरे बोलो। तो ये अपने आप ही रेड एब्जॉर्ब करेगा और कैसे दिखेगा? ग्रीन। आई बात समझ में? अब आपको मान लो क्वेश्चन कहता कि अगर मान लो यूवी लाइट में एब्जॉर्ब कर होती तो कौन सा कलर दिखता? तो यूवी लाइट का तो कलर होता ही नहीं। आईआर लाइट एब्जॉर्ब होती तो भी कलर है विजिबल में एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि हो सकता है किसी के ट्रांजिशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि यूवी जितना चाहिए, किसी के लिए आईआर जितना चाहिए, पर उनके कलर है नहीं आएंगे। यही चीज कलर वाला क्वेश्चन समझ में आया? कैसे करना है? डेल से करना है। किससे करना है? डेल से। आपको डेल का ऑर्डर निकालना है और जो कलर विजिबल है उनके एब्जॉर्ब कलर निकाल के उनके एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। जो इधर सबसे बड़ी एनर्जी का सबसे बड़ी एनर्जी वाला वही ले जाएगा। फिर कई बार हमसे क्या पूछता है, ऐसे चार ऑप्शन देता है और पूछता है इनके वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो। तो डेल का ऑर्डर लिखो, उसका उल्टा कर देना, वेवलेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ सकता है। आई बात में? फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का ऑर्डर होता है, वेव नंबर का पूछ सकता है। अरे बोलो। समका क्या? पक्का? चलो जी। अब जो बेटा ध्यान से कि सारे डीडी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते बेटा। ऐसे नहीं कि कोई भी डी ट्रांजिशन है। डी ट्रांजिशन, इसको डी ट्रांजिशन क्यों बोला? एक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी में गया था भाई। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एक डी का इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में। तो हम इसको क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? तो आप सिंपल सी कहानी देखो ना, तो सारे डी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते। ओनली दो डीडी ट्रांजिशन आर अलाउड। केवल वही डीडी ट्रांजिशन अलाउड है जिनमें स्पिन में चेंज जीरो। जिनमें स्पिन में चेंज क्या हो? स्पिन में चेंज नहीं होना चाहिए, स्पिन वही की वही रहनी चाहिए। हमारे पास स्पिन में चेंज है, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? जीरो। जो पहले स्पिन थी बाद में भी स्पिन मॉलिक्यूल की वही होनी चाहिए। और बोलो। अब एक चीज इसमें जरूर ध्यान रखना बच्चों, कई बार कंफ्यूज होता है। अगर आपका पहला इलेक्ट्रॉन किसी डब्बे में आपने अब ये भरा है, क्लियर, अप फील्ड, तो अगले डब्बे में पहला अप ही आएगा, उससे अगले डब्बे में पहला अप है अप आएगा। अब जैसे मान लो ये, और आपको कहा डीडी ट्रांजिशन कराओ, तो बच्चा क्या करता है कि सर यहाँ पे ये बिलो ये वाला था, मैं इसको ऊपर भेज दूं क्या? ऊपर भेजूंगा तो क्या यहाँ पर बिलो था तो ऊपर भी बिलो रहेगा क्या? नहीं, ऊपर वाला कहेगा मेरे यहाँ तो अप ही रहेगा क्योंकि मेरा तो पहला है, मेरा तो क्या है? अरे बोलो। अब जैसे आपको अलाउड डीडी ट्रांजिशन कौन से हैं? जैसे आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया, क्लियर है, और आपको मैंने कहा कि ये वीक लिगेंड फील्ड में भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में क्या होता है बेटा? रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अभी इसका डेल एस इसकी स्पिन निकालो, टोटल कितनी है? 1 2 3 4, 4 अनपेड है। 4 अनपेड है मतलब एक की स्पिन हाफ, तो S1 कितनी है बेटा? 2। अब मैंने लाइट डाली तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? अगर इनमें से कोई गया तो स्पिन बदल जाएगी, तो ये जाएगा ऊपर। अब कोई कहेगा सर ये इसमें अबोव वाला जाता तो जाए ऊपर, जाके तो उसे क्या होना पड़ता? बिलो होना पड़ता। किसी का पहला आपने अप रखा है तो हमेशा क्या रहेगा? अप। तो ये बिलो वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बिलो रह जाएगा। अब भी स्पिन कितनी है? 2। तो इसका मतलब डेल्टा एस कितना है? 0। मतलब ये स्पिन ट्रांजिशन क्या है? अलाउड है। अरे बोलो। स्पिन में चेंज नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे? ये वाला डी ट्रांजिशन क्या है? अलाउड। अरे बोलो। नेक्स्ट बनाते हैं फॉरबिडन डी ट्रांजिशन। जैसे आपके पास मान लो यही D6 होता लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता, तो ये वाला बढ़ता बेटा। आपका S1 कितना है? 0। मतलब शुरुआत में स्पिन में कोई स्पिन है ही नहीं, 0 है। अगर मैं लाइट डालता और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाता? ऊपर, तो अब वो उसमें तो पहली बार जा रहा है। अब यार ये नहीं कहोगे सर यहाँ बिलो था तो ऊपर जाके उसे कह देंगे बिलो रहना रहे, नहीं, वो ऊपर डब्बे में जाएगा तो पहला डब्बा गया, मेरा पहला इलेक्ट्रॉन तो अप ही रहेगा। बाकी सब में अप रखा है तो यहाँ पर भी, तो वहां अगर अप रहा तो ये अप, और ये अप कितना हो गया बेटा? हाफ, और हाफ कितना हो गया? 1। अरे बोलो। और 1 हो गया तो स्पिन में क्या आ गया बेटा? चेंज। और स्पिन में चेंज आ गया तो इसका मतलब ये डी ट्रांजिशन अलाउड है। अब कोई बच्चा शाना बहुत होता है कि सर आप यहाँ वाले के आपको ऊपर भेज दो और यहाँ वाले बिलो को बिलो रहने दो ऐसे। आप देखो
तो बेटा ये रो देगा कि भाई अब तू मेरा पहला है, तो तू अब हो जा, तू क्या हो जा। आगे बात समझ में रहेगा। अगर आपने पहली बार एफ अज्यूम किया तो सबको फिर पहला एक अकेला आप अज्यूम होगा। आगे बात समझ में चमका। तो ये डी ट्रांजिशन अलाउड है नहीं है। नेक्स्ट जैसे ये वाला डी ट्रांजिशन है, अगर अपन इसके पास अपने पास कितना है D5 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। कौन सा लिगेंड फील्ड है? तो आपके पास 1 2 3 4 5। अभी स्पिन कितना है? हाफ। तो मैं लाइट डालूंगा तो इनमें से कोई नहीं जाएगा बेटा, ये वाला चला जाएगा ऊपर और ये वाला जाना तो लवर जो सुटेबल बैठेगा वो जाएगा। तो अभी भी स्पिन कितनी है? हाफ। डेल्टा एच कितना है? 0। मतलब ये डी ट्रांजिशन क्या है? अलाउड है। अरे बोलो। तो जनरली ऐसा देखा गया जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डी ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, एक आधे केस को छोड़ के। जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोज हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन हैव अलाउड ए डी ट्रांजिशन, दोज हैव ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेड आर डी फॉरबिडन ट्रांजिशन। जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेड है वो फॉरबिडन है और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या है? अलाउड है। इसलिए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कलर दिखाते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के पास क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या दिखाते हैं? कलर। आगे बात समझ में? अरे बोलो। अब बेटा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोज हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन बट आर डी फॉर ट्रांजिशन फॉरबिडन। कि सर एक एग्जांपल ऐसा है जिसके पास डी ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, बाकी सब में अनपेड दिखा अलाउड, पेड दिखा फॉरबिडन, स्पिन देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको दिखा अनपेड अलाउड, डी ट्रांजिशन है अलाउड, कलर दिखाएगा। जैसे दिखा फॉरबिडन क्या बोलोगे? लेकिन एक भाई साहब अलग है, वो है D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा? अगर आपके पास कहीं पर भी D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, कौन सी आ जाए बेटा? D5 कॉन्फ़िगरेशन और वीक लिगेंड आ जाए। कौन सा लिगेंड आ जाए? वीक लिगेंड। चाहे किसी में भी आ जाए, टेट्राहेड्रल में चाहे ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में वैसे वीक लिगेंड होता है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5। अगर आप इस पे लाइट डालोगे तो अभी स्पिन कितनी है बेटा? 5/2। और अगर ये आप लाइट डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा तो उसका तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वहां क्या हो जाएगा? पेयर क्या हो जाएगा? तो आपकी स्पिन कितनी आएगी? 3/2। कितनी आएगी? तो क्या स्पिन में चेंज होगा? हो गया ना, 5/2 से 3/2 हो गया। डेल्टा एच 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका तो 0 नहीं है। इसी तरह ये टेट्राहेड्रल वाला है, इसमें तो वैसे वीक लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है। इसमें भी देख लो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो क्या होगा? स्पिन चेंज होगी। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वीक लिगेंड के केस में क्या होता है बेटा? डी फॉरबिडन। क्या होता है? डी ट्रांजिशन है फॉरबिडन। बाकी सब में सीधा देखना, अनपेड दिखा अलाउड, पेड दिखा नॉट अलाउड। D5 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में सब अलाउड, वीक में सिर्फ किसमें? वीक में। जैसे मैंने आपको इसका D5 का पहले ले रखा है स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में तो इस तरह से भरते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए अलाउड है। बस वीक लिगेंड में, किसमें? वीक लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन देके सचेत रहना, बाकी सबको सचेत सीधा देखना है। D5 है वीक लिगेंड तो फॉरबिडन है, बाकी सब अलाउड है, बाकी सब है। अगर अनपेड है तो अलाउड, अनपेड नहीं है तो अलाउड है नहीं। D5 सिर्फ वीक में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सामने तो वो रूल नहीं है जो अपन ने बनाया, ट्रिक है। रूल तो यही है, डेल्टा चेक करो। अब डेल्टा कौन चेक करे इतना सारा? अरे बोलो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है YMnH2O6 प्लस सो पेल येलो कलर। पेल येलो कलर में हल्का येलो कलर क्यों दिखाता है? तो आप इसके अगर Mn2 प्लस देखोगे तो Mn2 प्लस, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +2 है, क्या है? 3D5। और आपको पता है H2 एक वीक लिगेंड है और D5 में वीक लिगेंड में क्या होता है? डी ट्रांजिशन है फॉरबिडन। और जब फॉरबिडन होते हैं तो या तो कलर नहीं दिखता या फिर हल्का कलर आता है। क्या आता है बेटा? हल्का कलर। आई बात में? तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू फॉरबिडन डी ट्रांजिशन इज सो पेल येलो कलर। तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि जब भी फॉरबिडन डी ट्रांजिशन होगा तो या तो कलर नहीं होगा या फिर पेल कलर होगा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दोज हैव फॉरबिडन डी ट्रांजिशन आर जनरली कलरलेस। या तो कलरलेस होते हैं या फिर क्या होते हैं? पेल येलो कलर। आगे बात समझ। अगर मान ले फिर भी वो कलर दिखा रहा है, इफ दे शो कलर देन रीजन बिहाइंड इज ए चार्ज ट्रांसफर। कि अगर मान लो ऐसा है कि डी ट्रांजिशन फॉरबिडन भी है तो या तो वो कलरलेस होने चाहिए या पेल कलर होने चाहिए। और मान लो कोई जिद्दी है, नकटा है, फिर भी कलर दिखा रहा है, इसका मतलब उसके पीछे डी ट्रांजिशन का हाथ है नहीं है, कोई बड़ी पार्टी हाथ है और उसका नाम है चार्ज ट्रांसफर। क्या नाम है? तो कलर दिखाने के दो रीजन है, एक तो है डी ट्रांजिशन और एक है चार्ज ट्रांसफर। तो डी ट्रांजिशन समझ में आ गया कि अगर जिसके पास डी ट्रांजिशन है पक्का कलर होगा। अब डी ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो या तो कलरलेस है या पेल येलो कलर है या कलर आ गया फिर भी तो उसके पीछे फिर डी ट्रांजिशन में कोई हाथ है। तो हम क्या, मैं कहूँ कि जो डी ट्रांजिशन दिखाते हैं वो कलर दिखाएंगे, हाँ। और जो डी ट्रांजिशन फॉरबिडन है वो कलर नहीं दिखाते क्या? कि नहीं, दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, दोनों केस है।
दिखाएंगे तो डी ट्रांजिशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, और नहीं दिखा रहे तो डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल, डी ट्रांजिशन कारण नहीं दिखा रहे। अरे बोलो भाई, डी ट्रांजिशन फॉरवर्ड इसलिए नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर। कि सर मैं मासूम सी जान आपकी 3-4 लाइनों को कैसे समझूंगा कि कब दिखा रहा है कब नहीं दिखा रहा। चलो आपकी ये बात तो समझ में आती है कि डी ट्रांजिशन अलाउड है तो कलर्ड है, लेकिन डी ट्रांजिशन फॉरबिडन है तो मैं कैसे पता करूं कलर है कि नहीं है? तो हम चार्ज ट्रांसफर को ही पढ़ देते हैं। अरे बोलो भाई, हमें चार्ज ट्रांसफर से पता कर लेते हैं किसका चार्ज ट्रांसफर अलाउड है किसका अलाउड है, पूरा कहानी समझ लेते हैं। अरे चार्ज ट्रांसफर वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने समझा कि डी ब्लॉक में लिखा है, किसमें लिखा है, डीएनए ब्लॉक में लिखा हुआ है। आगे समझो चार्ज ट्रांसफर क्या होता है। अब देखो उसको चार्ज ट्रांसफर को समझते हैं। चार्ज ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, एक होता है एमएलसीटी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और एक होता है एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हमें सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ना है। कितना पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। देखो कैसे कि आपके पास एक मेटल है, क्या है बेटा, आपको पता है मेटल और लिगेंड में से लिगेंड मेटल के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अरे बोलो और आपको पता है मेटल के पास खूब सारे क्या होते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास खूब सारे क्या होते हैं, तो आपको पता है मेटल के पास है डी ऑर्बिटल, क्या है बेटा, अरे बोलो क्लियर है। और आपके पास जो लिगेंड है उसके पास क्या है, ऑर्बिटल, क्या है बेटा, ऑर्बिटल, क्लियर है। अब आपके लिगेंड के पास मान लो वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, क्या है बेटा, वेकेंट है, या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या फिर क्या है, वेकेंट हो जा भाई, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लियर है। तो या तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है या फिर क्या है बेटा, उसके पास है पाई स्टार ऑर्बिटल है, दोनों केस में। तो हमें पता है मान लो इनमें डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो अब अगर हम लाइट डालेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो कहीं तो ट्रांसफर करेंगे भाई, अपने से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना चाहेंगे। तो जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जंप कार कहां जाते हैं, लिगेंड के वेकेंट पाई स्टार या फिर उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में। अरे बोलो इसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर, मेटल से लिगेंड में क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर। और ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता, आता है फिर थोड़ी देर एक्साइटेड में रहता है, फिर वापस कहां चला जाता है, ग्राउंड में। जैसे डी ट्रांजिशन में ऊपर गया वापस नीचे, लेकिन डी ट्रांजिशन में मेटल के दोनों डी ऑर्बिटल थे, अब की बार मेटल के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं बेटा, लिगेंड के वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में या फिर उसके डी ऑर्बिटल में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब जाके दिमाग में आते हैं मुझे कैसे पता लगेगा, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे मेटल है तो जो मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास मेटल है और मान लो सी जुड़ा हुआ है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो क्या इस कार्बन के पास में पाई बॉन्ड है, जो मेटल से जो डोनर एटम जुड़ा है उसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल होगा। जैसे मेटल से सीओ जुड़ा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या इसके पास पाई ऑर्बिटल है, तो इसके पास वेकेंट पाई स्टार भी होगा। अरे बोलो मेटल से जुड़ा हुआ है एनओ, तो इसके पास भी वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, होगा पाइए। लेकिन इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो क्या इस कार्बन के पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है क्या, आगे पड़ोसियों के इनके, इसके खुद के पास है, तो वो नहीं चलेगा कि मेरे पड़ोसियों के पास गाड़ी है मेरे पास तो नहीं है, तो वो आपके उसमें नहीं आएगी ना, क्लियर है। आपके पास है क्या, तो मेटल कहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, तेरे पास है जगह कि मेरे पास तो नहीं, कि फिर भाग जाए से। अरे बोलो तो ध्यान रखना बेटा, नो एमएलसीटी बिकॉज डोनर एटम डू नॉट हैव पाई बॉन्ड या वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। तो डोनर एटम के पास या तो क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल या फिर पाई स्टार। तो डी ऑर्बिटल कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाता है। और पाई स्टार ऑर्बिटल का कैसे पता लगेगा, उसमें पाई बॉन्ड बना रखा है तो पक्का पाई स्टार है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। आगे बात सुन में पक्का। तो इफ डोनर एटम हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर है, एमएलसीटी तभी होगा जब डोनर एटम के पास है पाई बॉन्ड होगा और या फिर उसके पास क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अरे बोलो दोनों से दिख जाता है बेटा, अगर 3D ऑर्बिटल का है, 3D पीरियड थर्ड पीरियड का, कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, तो पक्का डी ऑर्बिटल होगा। अरे क्या होगा, पक्का डी ऑर्बिटल होगा, और पाई बॉन्ड तो दिख ही जाएगा आपको, तभी एमएलसीटी होगी, वरना एमएलसीटी, समझ में आ गया। और अगर एमएलसीटी हुई तो आप कह देना कलर है, पहले डी ट्रांजिशन देखना, डी ट्रांजिशन नहीं है फिर एमएलसीटी देखना, और एमएलसीटी भी नहीं है तो कह देना कलर है नहीं है। जैसे आपके पास मैंने लिखा FeCN6 4 माइनस, यही है बेटा। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो F यहाँ +2 में, किसमें बेटा,
और Fe+2 में इसका मतलब Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d6। अरे बोलो, यही होगा। और आपको पता है ये ऑक्ट्राइडल कंपाउंड और ऑक्ट्राइडल की CFT ऐसे ही बनती है बेटा। और साइनाइड कैसे लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो मैंने कहा तू अगर कलर दिखाता है तो तेरे पास डी ट्रांजिशन की तो औकात है नहीं है। तो इधर चार्ज ट्रांसफर चेक करो। अब ट्रांस ट्रांसफर मुझे पता है आयरन से जुड़ा हुआ है साइनाइड, और साइनाइड के पास क्या है, पाई ऑर्बिटल। तो मैंने कहा तेरे पास क्या है, MnCt क्या है, और इसलिए तो कलर दिखाएगा, इसलिए तो कलर है। कहानी खत्म। तो पहले डिटेंशन देखा, वो नहीं मिला तो क्या आ गया, चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर है तो मैंने कहा ठीक है तेरा कलर है, तेरा कलर है। और यही तो है वो पर्शियल ब्लू कलर दिखाने वाला, पेरिफेरोसाइनाइड इसी से बनता है। अरे बोलो, तो आपसे क्यों सुना सकता है कि जो नाइट्रोजन का जो टेस्ट लेसाइनाइड टेस्ट था उसमें पेरिफेरोसाइनाइड कलर दिखाता है, क्यों, चार्ज ट्रांसफर। आगे समझ में कैसे देखना है, पहले डिटेंशन को पूछो, वो ना भरे हाँ तो किसको पूछो, चार्ज ट्रांसफर, उसके बाद पूछना, ऐसे नहीं सीधे पहुंच गए, लाइन वाइज पूछो, सीक्वेंस बनी रहती है। आगे समझ में, अगर डी ट्रांजिशन याद आता तो वही कहते हैं हाँ डी ट्रांजिशन, वहां वही क्या कहते हैं। अगर मान लो MlCt भी नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं बेटा, कि ठीक है तेरा कल्याण है, तेरा क्या है, तू कलर नहीं दिखाएगा, तू कलर है। अब चार्ज ट्रांसफर में आपको MlCt नहीं, आपको LmCt भी देखनी होती है, क्या देखनी होती है, LmCt क्या होती है, उसमें तो क्या था, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास वही है बेटा, मेटल और लिगेंड है, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। अब मान लो कि लिगेंड है, उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल होते ही है, और मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, होने चाहिए, नहीं हो तो नहीं होगा, आपको कहीं हुआ नहीं तो नहीं होगा, कहानी खत्म। मेटल के पास तो क्या हो बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और लिगेंड के पास क्या हो, एक्स्ट्रा लोन पेयर। तो हम लाइट डालेंगे तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को कहां फेंक देंगे बेटा, मेटल के डी ऑर्बिटल में, कुछ देर के लिए भेजेंगे, वो वही वापस नीचे आ जाएंगे। तो पहले लाइट एब्जॉर्ब करके इधर जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे तो लाइट इमिट करेंगे, इमिट करेंगे तो हमें दिख जाएगी। अरे बोलो, लेकिन अब की बार लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो नाम क्या हो गया, LmCt। अब क्वेश्चन आता है कि सर LmCt कब होगा, LmCt तभी होगा जब मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल, साथ में लिगेंड होना चाहिए सेकंड पीरियड का एनाइन, सेकंड पीरियड का, बाकी किसी का दम नहीं है, सिर्फ सेकंड पीरियड के एनाइन ही ये काम कर सकते हैं। कि सर थर्ड पीरियड वाले क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी नाली वाली। अगर बेटा आपके पास मेटल है और नाइट्रोजन है, मेटल है फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3p, मान लो मेटल 3d का ही है। अरे बोलो, तो 3d 2p पास पास है, 3d 3d दूर दूर। अरे ऐसे में बड़े एटम अपने क्या नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं बेटा, खींच सकते हैं। अरे बोलो, तो सेकंड पीरियड का वो भी क्या होना चाहिए, एनाइन, न्यूट्रल की भी हिम्मत नहीं दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज वाले के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड पीरियड का अगर एनाइन हुआ तो ही LmCt होगी, वरना LmCt होगी। आगे बात सुनो, जैसे आप केमेनोफोर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, केमेनोफोर में Mn+7 में, और अगर Mn+7 में तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन के बराबर। अरे बोलो, Mn की आर्गन क्या होती है, 3d5 होता है, और Mn+7 की क्या होगी बेटा, सिर्फ आर्गन, तो इसके पास तो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन क्या सर दिखाएगा। अरे बोलो, तो डी ट्रांजिशन में कोई पॉसिबिलिटी। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है केमेनोफोर की, वो क्या होती है बेटा, ये होता है केमेनोफोर, ये क्या होता है, तो मैग्नीज जो Mn सॉरी, मैग्नीज से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो Mn क्या है बेटा, मेटल, ऑक्सीजन क्या है बेटा, लिगेंड एक तरह का, और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है बेटा, तो आपको सेकेंड पीरियड का एनाइन है, तो क्या दिखा देगा, LmCt, MlCt की तो कोई चांस ही, अरे बोलो, क्योंकि इसके मैग्नीज के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है इसके पास, तो MlCt में क्या था, मेटल देता है, कब देता है, जब उसके पास हो, है ही नहीं बेचारे के पास। अब मेटल का पूरा खाली पड़ा है, डी तो पूरा खाली पड़ा है, और लिगेंड कहता है मेरे पास एनाइन है, मैं पकड़ाता हूं। अरे बोलो, तो केमेनोफोर कलर क्यों दिखाता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण, लेकिन कौन सा चार्ज ट्रांसफर है, LmCt। असल में या तो MlCt दिखेगा या LmCt, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, पक्का, श्योर है, तो क्या इतना समझ में आ गया सबको।
अब जनरली हमें कंडीशन देखनी होती है, क्या देखनी होती है? कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं एमएलसीटी कब होगी। तो एमएलसीटी में मुझे बताओ क्या होना चाहिए? मेटल को डोनेट करना है लिगेंड को, अरे बोलो। तो मेटल को डोनेट करना है, तो मेटल कब डोनेट कर पाएगा? जब मेटल के पास होंगे। और मेटल के पास कब होंगे? जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। किसमें होगी? क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे भाई। एक तो आपके पास Mn2+ है और एक Mn+7 है, तो +7 वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? मेटल हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? लो। साथ में उसका हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए। क्या हाई क्या होना चाहिए? अगर एक 3D वाला है, एक 4D वाला है, एक 5D वाला है, तो डोनेट किसमें से आसान है? 5D वाले से डोनेशन क्या है? आसान। अरे बोलो। तो मेटल की क्या खासियत है? आप जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहो, कि जिसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका एलएमसीटी क्या होगा? आसान। अरे बोलो। आसान का क्या? लिगेंड को इलेक्ट्रॉन लेने, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन है, एमएलसीटी में क्या होता है? मेटल देगा लिगेंड को लेने। तो लिगेंड ले कब पाएगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और साथ में उसके पास क्या हो? वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल हो दोनों एटम के पास, या फिर एक वैकेंट है डी ऑर्बिटल हो। कहानी खत्म। अरे बोलो। कंडीशन फॉर एलएमसीटी, कंडीशन फॉर ए एलएमसीटी में क्या? लिगेंड को डोनेट करने मेटल को। क्लियर है? तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने, मेटल कब इलेक्ट्रॉन लेगा? जब उसके पास होंगे नहीं। और उसके पास कब नहीं होंगे? जब वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लो प्रिंसिपल है। अरे लो, अब देखो कि सर मैं ये भूल जाऊंगा तो भाई मेटल इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब वो लो मतलब गिरा हुआ होगा, तभी इलेक्ट्रॉन भीख मांगेगा। अरे बोलो। तो अपन कहेंगे जब मेटल गिर जाएगा मतलब लो हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन है मांगेगा, और जब मेटल हाई हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन है बांटेगा। आ रही बात में? हजम का क्या? तो ये समझ में आई? याद रख लो लाइन। अब लिगेंड डोनेट करता है, लिगेंड कब डोनेट करेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो और साथ में उसके पास क्या हो? सेकंड पीरियड का एनाइन हो। आ रही बात में? एनाइन हो, बस सेकंड पीरियड का एनाइन। बस इतना सा याद रखना है, आगे से डिटेल में अपने ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो KMnO4 और K2Cr27 कलर दिखाते हैं उसके पीछे आंसर है LMCT, क्योंकि मेटल यहाँ पर भी +7 में और क्रोमियम में, मेटल क्रोमियम +6 में, क्रोमियम +6 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, Mn+7 में भी कोई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या करते हैं? क्रोमियम ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन क्या है? एनाइन है। क्रोमियम के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन एक एनाइन इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्या है? LMCT। ये अपने अगले चैप्टर में डीएनए ब्लॉक में, लेकिन अपने अभी सल्टा दिया, इसलिए मैंने डीएनए ब्लॉक पहले नहीं पढ़ाया, समझ में नहीं आता वो चैप्टर बिना कोऑर्डिनेशन के। अरे बोलो। चमका क्या? नेक्स्ट वन आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या आती है बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग और एमएलसीटी नियर बाय सेम है। एमएलसीटी और सिनर्जिक बॉन्डिंग में थोड़ा सा फर्क है। एमएलसीटी में क्या होता है? मेटल लिगेंड है, तो मेटल के ऊपर लाइट गिरते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन वापस गए वो वापस यहां जाते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक बार गए और वापस आ गए लाइट के कारण। हमारी बात में, जबकि सिनर्जिक बॉन्डिंग एक बॉन्ड है। क्या है बेटा? है वैसा ही जैसे एमएलसीटी है। एमएलसीटी में क्या होता था? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता था? लिगेंड को। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ये एक्सप्लेन करती है मेटल कार्बोनिल को। किसको एक्सप्लेन करती है? कार्बोनिल किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को किसको बोलते हैं? क्योंकि जितनी हम अपने अब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने पढ़ी है उनमें से हमने कहीं पे भी मेटल कार्बोनिल को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ना वीबीटी कर पाती ना सीएफटी कर पाती, कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो उसके लिए नई थ्योरी है सिनर्जिक बॉन्डिंग। एमएलसीटी जैसी है, पर एमएलसीटी तो चार्ज ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन वापस आया। यहाँ ऐसा नहीं है। अब होता क्या है, देखो ध्यान समझो कि हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो जनरली तुमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते समय आपने हमेशा देखा कि मेटल होता है उसको लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे बनता है। लेकिन याद करो अपने बचपन से पढ़ते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है लेता नहीं है, फिर ले कैसे लिया उसने इलेक्ट्रॉन? आप ध्यान रखो मैं शुरू से बोलता हूं सेंट्रल मेटल है आयन, और सेंट्रल मेटल आयन है मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है। बोलो। और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, वो कहता मैं तो न्यूट्रल होने के लिए ले रहा हूं, न्यूट्रल मेटल तो नहीं ले सकता। तो हमारी थ्योरी सही थी, वीबीटी भी सही था, सीएफटी भी सही था। फिर आता है NiCO4। क्या आता है बेटा? इसकी टोटल चार्ज 0 है, निकल का कितना है? X, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, तो X कितना है? 0। तो यहां तो निकल 0 में। अब हमने निकल को कहा अगर तूने CO से इलेक्ट्रॉन लिया तो तुझ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और समाज तुझ पे थूकेगा कि तू मेटल होके इलेक्ट्रॉन ले लिया। अरे बोलो क्या मुंह दिखाएगा तू? निकल का भी समस्या होगी। अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए कि नहीं नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया। अरे बोलो। जैसे आजकल बहुत सिंपल सा लाइन होती है ना कि आप कुछ भी करो कि नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, खत्म कहानी।
यार जितने भी तुम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो, एक शिफ्ट से दूसरी में जाती है तो उसकी एक लाइन हमेशा होती है कि क्यों छोड़ रहे हो पार्टी, देश के लिए। कि ये वाली क्यों ज्वाइन कर रहे हो, कि देश के लिए। तो सेम कहानी है कि अब निकल भी कोई ना कोई तो बहाना मारेगा कि मैं कैसे दिखाऊं दुनिया को, है। तो इसका जो बहाना है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग है। क्या है बेटा? भाई इनका तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये केटाइन थे, तो ले लिए, कहा भाई हम तो केटाइन है, हमारा तो क्या, हम तो मेटल है ही नहीं। आ रही बात में? तो अब ये तो मेटल, हमने कहा तो जीरो में। अब ये क्या करता है, इसे कहता है रुको एक बार, तुम वापस डिटेल्स पे जाओ। किस पे जाओ? डिटेल्स। कि तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कैसे था? कि एक मेटल होता है जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट है। एक लिगेंड होता है जो आपका क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उस मेटल को डोनेट करता है। तो ये क्या करता है, लिगेंड अपने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में देता है, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है। इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। तो उसने कहा देखो ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। मैंने कहा ठीक, इससे क्या मतलब? इससे तो तुझे इलेक्ट्रॉन मिले, तेरे पे नेगेटिव चार्ज है। कि रुको, धरो शांति। क्या धरो? शांति। अब ये क्या करता है कि जब इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब सिंपल सी कहानी, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की जगह भरे हुए डी ऑर्बिटल भी है। अब ये क्या करता है, अपने भरे हुए डी ऑर्बिटल से, अब मेटल कार्बोनिल है तो मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पाई बॉन्ड है, तो इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल भी है। तो मेटल क्या करता है, अपने भरे हुए इलेक्ट्रॉन से किसको इलेक्ट्रॉन देता है बेटा? इसके पाई स्टार के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड। ये दो बॉन्ड नहीं, एक ही ओवरलैप होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे तो ओवरलैपिंग होती है ऐसे। तो ये अपने डी ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ क्या करता है बेटा? पाई बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? अब सिंपल सी कहानी, लिगेंड का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी बनाओ तो उसकी एमओटी कुछ इस तरह से है बेटा। किधर बनाऊं मैं? एक सेकंड रुको। एक्चुअली देखो इस तरह से एमओटी बनती है ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक, दो, दो चार, और ये सॉरी पी ऑर्बिटल है ना, ये तो होता है ये 2p। ऐसा दे सामने 2s, 1s, 1s, 2s और 2p। ऑक्सीजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे बनाते हो, दो तो इसमें जाएंगे, अब ये दो इसमें जाएंगे और दो ऊपर जाएंगे, और यहाँ कितने? 4 और 2 6, तो 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, और कितने बच गए? 2 4 2 6 हो गए। अरे बोलो, ये सिग्मा स्टार होता है। ये कौन सा होता है? सिग्मा स्टार। अरे बोलो, ऐसा ही होता है। अब देखो बड़ा ध्यान से इस चीज को समझो कि इसके पास ये पाई स्टार ऑर्बिटल खाली पड़े, तो कार्बन के पास जो लिगेंड है उसके पास क्या वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो ये लिगेंड कहता है कि मैं इसके साथ एक और बॉन्ड बना लूंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। मैं इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड अपना वैकेंट ऑर्बिटल लाता है, ये अपने फुल्ली डी ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? इसके साथ शेयरिंग करता है। और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड। कैसा बनता है? लेकिन ये पाई बॉन्ड बना किसमें? इसके डी ऑर्बिटल के पाई स्टार में। तो ये कैसा बॉन्ड है? डी पाई स्टार है बॉन्डिंग। और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर है? अब देखो मेटल पे कोई एहसान नहीं है। जैसे सिंपल सी कहानी है कि जैसे अपने क्या बोलते हैं इसको, तेरा क्या नाम है? कनिष्क। कनिष्क ने अपने को क्या किया कि 500 रुपए दिए। मैंने उसी वक्त इसको 400 500 के 5 नोट इसके दूसरे हाथ से पकड़ा दिए। तो क्या मेरे पे इसका कोई कर्जा है? नहीं। इसने 500 मुझे दिए, फिर मैंने 500 के 100 के नोट है, 500 सॉरी 100 के 5 नोट है, इसको पकड़ा दिए। तो नेट तो मुझ पे कोई एहसान नहीं हुआ ना। तो जैसे इस लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अगर एक दुनिया के समाज की से ये इलेक्ट्रॉन वापस फेंक मारता तब तो बॉन्ड ही नहीं बनता। ये कहता रुको, मैंने इसके नाम प्लॉट करवा दिया है। क्या करवा दिया है? प्लॉट। मैंने दूसरा बॉन्ड दे दिया ऐसे। इसने मुझ पे एक एहसान किया, मैंने इस पे एक एहसान किया। इसने मुझे समोसा खिलाया, मैंने इसे कचौरी खिलाई, कहानी बराबर। अरे बोलो, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो कोऑर्डिनेट में इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब ये वापस इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये वापस इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड क्या बनता है बेटा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो एमएलसीडी जैसे तो मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन वो तो लाइट के कारण देता है।
और यहाँ प्रॉपर बॉन्ड होता है, यहाँ प्रॉपर है बॉन्ड होता है। क्लियर है? इस प्रॉपर बॉन्डिंग के कारण मेटल लिगेंड जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा मजबूत बन गया। जनरली मेटल और लिगेंड में एक ही बॉन्ड बनता है, और यहाँ कितने बॉन्ड है? दो। एक तो सिग्मा बॉन्ड, अरे एक ही तो है, 2 बार बताया था। ऊपर नीचे 2 बार ओवरलैपिंग होती है ना पाई बॉन्ड में। डी ऑर्बिटल ऐसे तो ओवरलैप करेगा पाई ऑर्बिटल के साथ में, ऊपर और नीचे 3 बॉन्ड है। अरे बोलो क्लियर है? तो ड्यू टू, सुन लो, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ है इंक्रीज। तो मेटल कार्बन बॉन्ड तो क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। अरे बोलो क्यों इंक्रीज होती है बेटा? क्योंकि क्या हो गया? क्योंकि मेटल बॉन्ड में क्या बन रहा है? ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्यों? क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड तो 4 ही बनाता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में वैसे 3 बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं? 3 और 1 4। अब ये इधर बॉन्ड बनाने लगेगा तो इधर वाला तो कम करना पड़ेगा ना। नेट तो कितना आना चाहिए? 4। तो जितना ये बॉन्ड मजबूत होगा उतना ये क्या हो जाएगा? कमजोर। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन आप कहां दे रहे हो? पाई स्टार में, और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देने में बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो आप इसको ऐसे नहीं, ये याद नहीं रहेगा, ये याद कर लो सीधे कि मेटल कार्बन में मेटल अगर इससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन बनाता है तो टोटल 4 ही है। तो अगर आप ज्यादा बॉन्ड बना रहे हो तो ये बॉन्ड अपने आप ही कम होगा। अरे बोलो, अरे चमका क्या? तो अपन क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीज ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और अगर बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ के। किसके होता है? चमका क्या? नेक्स्ट देखो बेटा इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर है? तो देखो आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, या फिर ये नहीं पूछ के पूछेगा मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, या फिर CO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। तो देखो बेटा सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। और यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। और आपको पता है Mn जो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है उसमें मेटल और लिगेंड है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड को। अरे बोलो, और मेटल इलेक्ट्रॉन देगा कब? जब उसके पास होंगे, जब उसके पास है। और होंगे कब? जब वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो वेनेडियम -1 में, मतलब इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी में सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। अब उसके बाद में ये 0 मेरे +1 में, तो इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, फिर इसमें, फिर इसमें। अरे बोलो, क्योंकि ये +1 में तो इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अगर बेटा आपको पता है यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो रही है? ज्यादा। यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग, सॉरी, यहाँ अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो इसका मतलब मेटल और कार्बन में क्या है बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। भाई बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। क्वेश्चन देख लेना क्या पूछ रहा है। अब वो हमसे ये भी पूछ सकता है CO की बॉन्ड लेंथ बताओ। तो मुझे पता है यहाँ पे मेटल कार्बन डोनेशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो देखना किसका बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकता है। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है बेटा ड्रॉबैक ऑफ CFT। CFT कंप्लीट हो जाएगी। तो कुड नॉट एक्सप्लेन लिगेंड स्ट्रेंथ, ये हमें बता ही नहीं पाया। इसमें भी बेटा कहां बताया कि लिगेंड का बस ऑर्डर लिख दिया इसने कि ये ज्यादा ये कम। क्यों ज्यादा कम ये बताया कहीं पर भी नहीं, तो ये बात अभी भी है। नेक्स्ट वन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है नहीं होते, कोवलेंट होते हैं वो। तो आयनिक होते तो पानी में डालते टूट जाते। नेक्स्ट वन है इट कंसीडर ओनली d ऑर्बिटल, सिर्फ d गिना। s का है? टेट्राहेड्रल में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, d होता ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल में dsp2 होता है, s का है? तूने सिर्फ d को देख के बना दिया सब कुछ। ऑक्टाहेड्रल का जो बनाया उसमें सिर्फ d तो था, s और p का है? हाइब्रिडाइजेशन में तो वो भी थे, और टेट्रा में तो बेचारे s और p थे, उनका तो कोई नाम ही नहीं लिया तुमने। अरे बोलो, चमका के सबको। चलो